नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद सत्यम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम 6 सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र के संपूर्ण सीरीज को एक रिवीजन के तौर पर इस महामैराथन वीडियो के माध्यम से समझेंगे। जिन मित्रों ने इस प्रश्न पत्र महिला एवं आपराधिक विधि के विस्तृत वीडियो की अभी तक सीरीज नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर अभी देख लें, जिससे आपको ये वीडियो और अधिक समझ में आएगा और एग्जाम में लगभग सभी प्रश्न के उत्तर दे सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महामैराथन सेशन। एक ही वीडियो में सब कवर, एक नजर सब कवर। आपका शुरुआत करते हैं इस मोटिवेशनल वाक्य के साथ। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। बिल्कुल सही वाक्य है। यदि हम समय का और शिक्षा का दोनों का सही उपयोग करेंगे तो सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी, यह सफल बना दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज आपके पहले प्रश्न। तो पहला प्रश्न कहता है, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। कब प्राप्त हुई? ये प्राप्त हुई 23 दिसंबर 1986 को, अर्थात विकल्प नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न आपका कहता है, स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम 1986 का अधिनियम क्रमांक क्या है? तो इसका अधिनियम क्रमांक क्या है? 1986 का 60। अगला प्रश्न आपका कहता है, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 का विस्तार है। तो इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। इसका विस्तार कहां है? तो इसका विस्तार है संपूर्ण भारत पर। अगला प्रश्न नंबर 4 आपका कहता है कि स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 में विज्ञापन परिभाषित है। विज्ञापन क्या परिभाषित है? तो विज्ञापन धारा 2 के अधीन, धारा 2 का के अधीन परिभाषित है। अगला प्रश्न आपका कहता है, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 2 ख के अनुसार वितरण के अंतर्गत इसका आंसर होगा नमूने के तौर पर, चाहे मुफ्त या अन्यथा वितरण भी। अगला प्रश्न आपका कहता है, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की किस धारा के अधीन महिलाओं का अशिष्ट रूपण की परिभाषा दी गई है? तो यह धारा 2 ग के अंतर्गत दी गई है। अगला प्रश्न आपका कहता है, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की किस धारा के अधीन महिलाओं का अशिष्ट रूपण करने वाले विज्ञापन प्रतिषेधित है? तो यह धारा 3 के अंतर्गत प्रतिषेधित है। अगला प्रश्न आपका कहता है, स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट करने वाली पुस्तिकाओं आदि के प्रकाशन या डाक द्वारा भेजने का प्रतिषेध स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की कौन सी धारा में उपबंधित है? तो यह आपका कौन सी धारा में उपबंधित है? तो धारा 4 में उपबंधित है। किसमें उपबंधित है? तो यह धारा 4 में उपबंधित है। अगला प्रश्न आपका कहता है, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की किस धारा के अधीन किसी स्थान में जहां यह विश्वास करने का कारण हो कि वहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया हो या किया जा रहा हो, प्रवेश करने या तलाशी लेने की शक्ति उपबंधित है? तो यह धारा 5 में उपबंधित है। कहां उपबंधित है? यह धारा 5 में उपबंधित है, धारा 5 में। अगला प्रश्न आपका कहता है, महिलाओं का अशिष्ट रूपण अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत प्रवेश करने या तलाशी लेने की शक्ति प्राप्त है। तो यह राज्य सरकार के द्वारा अधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी को प्राप्त है। अगला प्रश्न आपका कहता है, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 5A के अधीन वारंट के बिना प्रवेश प्रतिषिद्ध है। तो कहां पे प्रसिद्ध है? तो यह आपका प्रसिद्ध है प्राइवेट निवास गृह में। वारंट के बिना प्रवेश नहीं किया जा सकता प्राइवेट निवास गृह में। अगला प्रश्न आपका कहता है, जहां कोई व्यक्ति उपधारा 1 के खंड ख या खंड ग के अधीन किसी वस्तु का अपग्रहण करता है, वहां यह यथा शीघ्र, फिर आपको रिक्त स्थान दिया गया है, खाली स्थान भरना है, उसकी इत्तला देगा और उस वस्तु की अभिरक्षा के संबंध में उससे आदेश प्राप्त करेगा। किससे प्राप्त करेगा? निकटतम मजिस्ट्रेट से। किससे प्राप्त करेगा? निकटतम मजिस्ट्रेट से आदेश प्राप्त करेगा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 13 कहता है कि स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 3 या धारा 4 के अधीन प्रथम दोष सिद्ध पर दंड है। तो प्रथम दोष सिद्ध पर क्या दंड है? दोनों में से किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी या और जुर्माना 2000 रुपए तक हो सकेगा। अगला प्रश्न आपका कहता है, प्रश्न नंबर 14 की स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 3 या 4 के अधीन द्वितीय या पश्चातवर्ती दोष सिद्ध दंड है। तो द्वितीय पश्चातवर्ती दोष सिद्ध दंड क्या है? तो ये होगा कारावास जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने में से
जो 10,000 रुपए से कम का नहीं होगा किंतु 2 लाख रुपए तक हो सकता है। अगला प्रश्न आपका कहता है स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत अपराध है। अब कह रहा है स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत अपराध है। ये कैसा अपराध है? यह संज्ञेय एवं जमानती दोनों प्रकार का अपराध है। कैसा अपराध है? यह संज्ञेय एवं जमानती दोनों प्रकार का अपराध है। अगला प्रश्न आपका कहता है महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की किस धारा के अनुसार इस अधिनियम के अधीन के अपराध संज्ञेय होंगे? तो यह धारा 8 के अनुसार, धारा 8 के अनुसार इसका उत्तर होगा धारा 8, अर्थात विकल्प नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न कहता है स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत अपराध है। अब फिर वही प्रश्न पूछा गया है कि स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत अपराध है। यह संज्ञेय एवं जमानती दोनों प्रकार का अपराध है। अगला प्रश्न आपका कहता है महिलाओं का अशिष्ट रूपण अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। तो क्या होगा? संज्ञेय और जमानती अपराध होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 में सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण उपबंधित है। तो यह धारा 9 के अधीन उपबंधित है। अगला प्रश्न आपका कहता है स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अधीन सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण प्रदान किया गया है। किसको संरक्षण प्रदान किया गया है? 1986 के अंतर्गत सद्भाव पूर्वक कार्यवाही के लिए संरक्षण प्रदान किया गया है। कहता है केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार किसी अधिकारी को या सभी को, तो सभी को संरक्षण प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न कहता है अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस AIWC का गठन कब शुरू किया गया था? इसका गठन कब शुरू किया गया था? तो इसका गठन 1927 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1927 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न कहता है महिलाओं की ओर से फिर रिक्त स्थान दिया गया है कि अधिकार की मांग उठाई गई। तो महिलाओं की ओर से समानता के अधिकार की मांग उठाई गई। क्या मांग उठाई गई? समानता के अधिकार की मांग उठाई गई। अगला प्रश्न आपका कहता है भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? कहता भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका उत्तर होगा 1856 ईस्वी में पारित हुआ। अगला प्रश्न कहता है हिंदू विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम कब से लागू किया गया था? हिंदू विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम कब से लागू किया गया था? यह लागू किया गया था 25 जुलाई 1856 से लागू किया गया था। 25 जुलाई 1856 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न आपका कहता है विधवा पुनर्विवाह का समर्थक कौन था? तो विधवा पुनर्विवाह का समर्थक ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। अगला प्रश्न कहता है पेशवा ने विधवा पुनर्विवाह पर कौन सा कर आरोपित किया? तो पेशवा ने विधवा विवाह पर पटदार कर आरोपित किया। विधवा विवाह पर पटदार कर आरोपित किया। कौन सा कर आरोपित किया? पटदार कर आरोपित किया। अगला प्रश्न आपका कहता है विधवा पुनर्विवाह के समय गवर्नर जनरल कौन था? विधवा पुनर्विवाह जब नियम बना इसके समय गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर होगा नॉर्थ ब्रुक गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न कहता है कोरवा आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को क्या कहते हैं? जो कोरवा जनजाति होती है, आदिवासी जनजाति होती है, तो उसमें विधवा पुनर्विवाह को क्या कहते हैं? तो उसमें कहते हैं मेयारी कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है किसने विधवाओं के विवाह के लिए खूब आवाज उठाई थी? इसका आंसर होगा रिपीटेड क्वेश्चन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जिन्हें विधवा पुनर्विवाह के लिए खूब आवाज उठाई थी। विधवा पुनर्विवाह के लिए खूब आवाज उठाई थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अगला प्रश्न आपका कहता है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में किसके द्वारा पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था लॉर्ड केनिन के द्वारा। किसके द्वारा पारित किया गया था? लॉर्ड केनिन के द्वारा। अगला प्रश्न आपका कहता है हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किसके कार्यकाल के दौरान तैयार किया गया था? तो यह लाल डलहौजी के कार्यकाल के दौरान तैयार किया गया था। अगला प्रश्न कहता है किस वर्ष में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्ट एक्ट पास हुआ या कब पारित किया गया? तो यह इसका सही उत्तर होगा 1929 ईस्वी में पारित किया गया। अगला प्रश्न कहता है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्ट एक्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको अन्य शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। ध्यान दें मित्रों, अन्य शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न फिर ये कहता है कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्ट एक्ट को शारदा एक्ट क्यों कहा जाता है? कहता है इसको शारदा एक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह 1927 में पास हुआ और इसे साहिब
हरविलास शारदा ने इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए इसे शारदा एक्ट कहा जाता है। इसको शारदा एक्ट क्यों कहा जाता है, समझ में आया कि इसको 1927 में पास, इसको इसने इंट्रोड्यूस किया था, उसी के नाम पर इसे शारदा एक्ट नाम दिया गया। अगला प्रश्न आपका कहता है कि बाल विवाह किसकी रचना है? बाल विवाह बाल कृष्ण भट्ट, बाल विवाह बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। अगला प्रश्न कहता है बाल विवाह पर रोक कब लगी? तो बाल विवाह पर रोक लगी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 से। अगला प्रश्न कहता है बाल विवाह प्रकरण में लड़के लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो बाल विवाह प्रकरण में लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए, तब विकल्प नंबर सी आपका इसमें से सही होगा। अगला प्रश्न कहता है विवाह कितने प्रकार के होते हैं? सीधी सी बात, विवाह कितने प्रकार के होते हैं? वैदिक विवाह में से पूछा गया है, तो विवाह 8 प्रकार के होते हैं। विवाह कितने प्रकार के होते हैं? विवाह 8 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न कहता है नारद पुराण के अनुसार से श्रेष्ठ विवाह का प्रकार माना जाता है या सर्वश्रेष्ठ विवाह माना जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ विवाह ब्रह्म विवाह को माना जाता है। अगला प्रश्न आपका कहता है किस वर्ष विवाह के लिए न्यूनतम को बदला गया एवं लड़की के लिए 21 साल एवं लड़के के लिए 18 साल कर दी गई? तो किस वर्ष विवाह के लिए न्यूनतम को बदला गया और लड़के के लिए 21 साल व लड़की के लिए 18 साल कर दी गई? आपसे सन पूछा गया है कि किस वर्ष जो न्यूनतम सीमा थी उसको बदला गया, तो यह सन 1978 ईस्वी में इसमें बदलाव किया गया था तथा लड़के के लिए 21 साल व लड़की के लिए 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 41 आपका कहता है भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 कब लागू हुआ? तो यह दिए गए विकल्पों में से नहीं है, अर्थात इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 42 कहता है, प्रश्न नंबर 42 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम दहेज प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए बनाया गया? इसमें से आपको 4 विकल्प दिए गए थे, इसमें से दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1971, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 या दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1951 या दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1967। यहाँ पर सही विकल्प आपका था दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। ध्यान रखें ये प्रश्न आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपका कहता है बाल विवाह निषेध अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? तो बाल विवाह प्रतिषेध या बाल विवाह निषेध अधिनियम 2007 में प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न आपका कहता है महिलाओं का कार्यकाल पर लैंगिक उत्पीड़न के अधिनियम किस केस के संदर्भ में दिए गए लगभग सभी दिशा निर्देशों को धारण एवं प्रावधानों को निहित करता है? तो यह विशाखा के केस में सभी दिशा निर्देशों को धारण एवं प्रावधानों को निहित करता है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 45, प्रश्न नंबर 45 कहता है कि आईपीसी की धारा 354 डी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह पीछा करने से संबंधित है। आईपीसी की धारा 354 डी पीछा करने से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका कहता है दहेज निषेध अधिनियम की कौन सी धारा में दहेज का अर्थ समझाया गया है? तो यह धारा 2 में समझाया गया है। दहेज निषेध अधिनियम की धारा 2 में दहेज का अर्थ समझाया गया है। अगला प्रश्न कहता है डायन प्रताड़ना अधिनियम कब लागू हुआ था? तो यह कब लागू हुआ था? इसका उत्तर होगा 2015 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न आपका कहता है आईपीसी की धारा 326A और 326B कब डाला गया था? तो यह 2013 में डाला गया था। ध्यान दें उत्तर आईपीसी की धारा 326A और 326B 2013 में डाला गया था। अगला प्रश्न आपका कहता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 क्या है? तो भारतीय दंड संहिता की धारा 376 बलात्कार के लिए सजा है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 बलात्कार के लिए सजा है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अनुसार अध्यक्ष का पद और सेवा की शर्तें हैं। अध्यक्ष का पद और सेवा की शर्तें क्या हैं? तो 3 साल के लिए है। अध्यक्ष का पद और सेवा की शर्त 3 साल के लिए है। अगला प्रश्न आपका कहता है भारतीय दंड संहिता की धारा 509 किससे संबंधित है? तो यह छेड़खानी से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 509 छेड़खानी से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका कहता है आईपीसी की धारा 364A के तहत यदि फिरौती आदि के लिए अपहरण किया गया है तो अपराध की सजा क्या है? तो इसके लिए मौत की सजा या आजीवन कारावास और जुर्माना है। इसके लिए मौत की सजा या आजीवन कारावास और जुर्माना है। निम्नलिखित में से कौन सी आईपीसी की धारा महिला तस्करी से संबंधित नहीं है? तो आईपीसी की धारा 375 महिला तस्करी से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न कहता है कि मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग कब स्थापित किया गया था? कह रहा है कि जो मध्य प्रदेश महिला आयोग है, मध्य प्रदेश महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 23 मार्च 1998 को की गई थी। कब किया गया था? 23 मार्च 1998 को किया गया था। अगला प्रश्न आपका कहता है
कि आपराधिक कानून अधिनियम में संशोधन के लिए गठित समिति का नाम क्या है? तो इसका समिति का नाम क्या था? न्यायमूर्ति वर्मा समिति। अगला प्रश्न आपका कहता है एसिड हमला अपराध किस धारा के अंतर्गत पंजीकृत है? तो यह एसिड हमला अपराध धारा 326 के अंतर्गत भी पंजीकृत है, धारा 320 में भी पंजीकृत है, धारा 322 में भी पंजीकृत है, अर्थात विकल्प नंबर डी आपका सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत आरोपी के विरोध में शिकायत की कार्यवाही पुलिस स्टेशन, जिला न्यायालय, उप निदेशक और महिला एवं बाल विकास से कर सकते हैं? यहाँ पर है स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिरोध अधिनियम, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिरोध अधिनियम। अगला प्रश्न आपका कहता है सती प्रथा की रोकथाम के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष बंगाल सती विनिमय के तहत इसे प्रतिबंधित किया गया था? इसका उत्तर होगा 1829 में। इसका उत्तर होगा 1829 में प्रतिबंधित किया गया था। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 आपका कहता है कि अपनी शीलता को अपमानित करने के इरादे से महिला पर हमला या आपराधिक बल आईपीसी की किस धारा के तहत वर्णित है? तो यह आईपीसी की धारा 354 के तहत वर्णित है, आईपीसी की धारा 354। इसका सही उत्तर होगा आईपीसी की धारा 354। अगला प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है? इसका आंसर होगा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में महिलाओं का संरक्षण। कौन सा है? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 से महिलाओं का संरक्षण। अगला प्रश्न आपका कहता है निम्नलिखित में से कौन धारा 498 के अंतर्गत वर्णित है? तो धारा 498 में वर्णित है एक विवाहित महिला को आपराधिक इरादे से लुभाना या अगवा करना या कैद में रखना। अगला प्रश्न आपका कहता है घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 व 21 के अंतर्गत आता है। घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 अनुच्छेद 14, 15 व 21 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब पारित हुआ था? तो यह आपका कब पारित हुआ था? यह पारित हुआ था आपका 13 सितंबर 2005 को। कब पारित हुआ था? 13 सितंबर 2005 को पारित हुआ था। ध्यान रखें 13 सितंबर 2005। अगला प्रश्न आपका कहता है उपर्युक्त अधिनियम के अनुसार घरेलू हिंसा में सम्मिलित है। तो घरेलू हिंसा में क्या सम्मिलित है? यौन दुर्व्यवहार भी सम्मिलित है और मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत सम्मिलित है। अगला प्रश्न कहता है घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत कौन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है? तो आवेदन पत्र व्यथित व्यक्ति भी पारित कर सकता है, संरक्षण अधिकारी भी, और व्यथित व्यक्ति के निमित्त कोई अन्य व्यक्ति भी, और अर्थात विकल्प नंबर डी आपका सही होगा। उपयुक्त तो सभी पारित या आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31(1) का अपराध है। तो धारा 31(1) का अपराध है संज्ञेय और अजमानती। कौन सा अपराध है? संज्ञेय और अजमानती अपराध है। अगला प्रश्न आपका कहता है घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अधीन अपील के बारे में प्रावधान है? तो धारा 29 के अंतर्गत अपील के बारे में प्रावधान है। धारा 29 के अंतर्गत अपील के बारे में प्रावधान है। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 68 कहता है घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाहियों के लिए संरक्षण अधिकारी को वाद, अभियोजन एवं अन्य विधिक कार्यवाहियों के संरक्षण प्रदान किया गया है? तो यह धारा 35 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। याद रखें इसका उत्तर होगा धारा 35। अगला प्रश्न आपका कहता है घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? ध्यान रखें घरेलू हिंसा में स्त्री संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? तो इसमें कुल 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं। क्या है? 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है घरेलू हिंसा में से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार कहां तक है? तो इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। इसका विस्तार कहां तक है? इसका विस्तार संपूर्ण भारतवर्ष में है। अगला प्रश्न कहता है घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 कौन सी तारीख से प्रवृत्त हुआ था? कौन सी तारीख से प्रवृत्त हुआ था? यह 26 अक्टूबर 2006 से प्रवृत्त हुआ था। कब से प्रवृत्त हुआ था? 26 अक्टूबर 2006 से प्रवृत्त हुआ था। अगला प्रश्न आपका कहता है घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति से वह स्त्री अभिप्रेत है जिसका प्रत्यर्थी के साथ पारिवारिक संबंध वर्तमान में है या रहा है, या जो प्रत्यर्थी द्वारा घरेलू हिंसा का अभिकथन करती है, ये उपयुक्त सभी। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी।
अगला प्रश्न आपका कहता है इस अधिनियम के अंतर्गत बालक को कैसे परिभाषित किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत बालक को कैसे परिभाषित किया गया है। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति, सौतेला बालक, दत्तक बालक, प्राकृतिक बालक, पोषित बालक, ये सभी परिभाषित किए गए हैं। अधिनियम के अंतर्गत बालक को परिभाषित किया गया है। जो 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को भी बालक कहा जाता है, सौतेला बालक को, दत्तक बालक, प्राकृतिक बालक, पोषित बालक, सभी को परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न आपका कहता है घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 की कौन सी धारा के अंतर्गत घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है। कौन सी धारा के अंतर्गत घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है, तो धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न कहता है घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम की धारा 3 के तहत यौन दुर्व्यवहार या लैंगिक दुर्व्यवहार का तात्पर्य क्या है। तो इसका तात्पर्य है ऐसा कृत्य या आचरण जो नारी की गरिमा और सम्मान का दुरुपयोग करता है। ऐसा कृत्य जो या आचरण जो नारी की गरिमा या सम्मान का दुरुपयोग करता है। अगला प्रश्न आपका कहता है आपराधिक भय और आपराधिक बल किस प्रकार की घरेलू हिंसा में सम्मिलित हैं। आपराधिक बल या आपराधिक भय किस प्रकार की घरेलू हिंसा में सम्मिलित हैं। यह आपका शारीरिक दुर्व्यवहार के अंतर्गत सम्मिलित हैं। किसके अंतर्गत सम्मिलित हैं, यह आपका शारीरिक दुर्व्यवहार के अंतर्गत सम्मिलित हैं। शारीरिक दुर्व्यवहार के अंतर्गत सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि पुत्र पैदा नहीं करने अथवा बांझ कहकर उपहास करना या भिखारी की औलाद नाम से महिला को बुलाना किस प्रकार की घरेलू हिंसा में सम्मिलित है। तो यह मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार के अंतर्गत आता है। मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न आपका कहता है किसी स्त्री को स्त्री धन, मालिकाना हक, उसकी संतान के भरण पोषण और उसके मूल्यवान प्रतिभूतियों से वंचित कर देना किस प्रकार की घरेलू हिंसा में शामिल है। तो यह आपका आर्थिक दुर्व्यवहार के अंतर्गत शामिल है। यह आपका आर्थिक दुर्व्यवहार के अंतर्गत शामिल है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि इस अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति के अलावा कौन सा व्यक्ति चिकित्सा प्रभारी व्यक्ति को व्यथित व्यक्ति को चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध कर सकता है। तो संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता अनुरोध कर सकता है। अगला प्रश्न आपका कहता है राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले में आवश्यकता अनुसार संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति करेगा। जो किसकी नियुक्ति करेगा, संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो सदैव महिला होगी या यथासंभव महिला होगी या कहता है कि सदैव पुरुष होगा या यथासंभव पुरुष होगा। इसमें से आपका सही विकल्प होगा जो यथासंभव महिला होगी। आपका विकल्प नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 81। प्रश्न नंबर 81 आपका कहता है इस अधिनियम की धारा 9(2) के अनुसार संरक्षण अधिकारी किसके नियंत्रण गण और पर्यवेक्षक के अधीन होगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं प्रथम वर्ग या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के अंतर्गत। ध्यान रखें इसका उत्तर होगा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के अंतर्गत। अगला प्रश्न आपका कहता है कौन से अधिनियमों के अधीन कोई रजिस्टर्ड स्वयंसेवी संघ या रजिस्टर्ड कंपनी घरेलू हिंसा से व्यथित व्यक्ति की विधिक, चिकित्सीय या वित्तीय सहायता के लिए सेवा प्रदाता के रूप में स्वयं को राज्य सरकार के साथ रजिस्टर्ड करवा सकती है। तो यहाँ पे कौन रजिस्टर्ड करवा सकता है, तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अंतर्गत और कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत रजिस्टर्ड करवा सकता है। अगला प्रश्न आपका कहता है केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार घरेलू हिंसा पर अंकुश लगाने हेतु क्या उपाय करेगी। तो घरेलू हिंसा पर रोक लगाने हेतु केंद्र सरकार और राज्य सरकार सार्वजनिक, ध्यान दें उत्तर ये होगा कि सार्वजनिक मीडिया द्वारा व्यापक प्रचार करेंगे, न्यायिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण और विधि, गृह, स्वास्थ्य और मानव संसाधन मंत्रालय विभागों के बीच समन्वय, अर्थात विकल्प नंबर डी आपका उपयुक्त सभी सही होंगे। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 84 कहता है, प्रश्न नंबर 84 आपका कहता है कि इस अधिनियम की धारा 12 के अधीन मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए जाने के पश्चात अनुतोष का आदेश पारित करने के पूर्व वह किन पर विचार करेगा। तो उपयुक्त दिए गए विकल्पों में से किसी पर भी विचार नहीं करेगा। अगला प्रश्न आपका कहता है न्यायालय द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से ... के दिन से परे समानता सुनवाई की प्रथम तारीख सुनिश्चित नहीं की जाएगी। कितने दिन के परे, 3 दिन के परे। क्या आंसर होगा, आंसर होगा 3 दिन। रिक्त स्थान में 3 दिन भरा जाएगा। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रत्येक आवेदन का इसकी प्रथम सुनवाई की तारीख से कितने दिनों के भीतर मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा 60 दिनों के अंदर, अर्थात विकल्प नंबर बी आपका सही होगा।
अगला प्रश्न आपका कहता है कि इस अधिनियम की धारा 13 के अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए नोटिस की तामील संरक्षण अधिकारी द्वारा इसकी प्राप्ति की तारीख से कितनी अवधि के भीतर सामान्यतः करवाई जाएगी? कितनी तारीख के भीतर सामान्यतः करवाई जाएगी? तो इसका आंसर होगा 2 दिन। इसका आंसर होगा 2 दिन के भीतर। अगला प्रश्न आपका कहता है इस अधिनियम की धारा 16 के तहत किसी पक्षकार के निवेदन पर प्रकरण की परिस्थितियों के अनुसार औचित्य को दृष्टिगत रखते हुए बंद कमरे में कार्यवाहियां करने हेतु क्या उपबंधित किया गया है? इसका सही आंसर होगा मजिस्ट्रेट के न्यायिक विवेकानुसार इन कैमरा विचारण या अन्य कार्यवाहियां की जा सकती हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है मजिस्ट्रेट द्वारा व्यथित महिला के पक्ष में और प्रत्यर्थी के विरुद्ध कौन कौन सी किस्म के आदेश पारित किए जा सकते हैं? तो इसमें से आपका सही आंसर होगा संरक्षण आदेश, आवासीय आदेश, आर्थिक अनुतोष आदेश, अभिरक्षा आदेश और प्रतिकर आदेश, अर्थात ये सभी आदेश पारित किए जा सकते हैं। अर्थात विकल्प नंबर एफ आपका सही होगा, उपयुक्त सभी आदेश पारित किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है इस अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत किसी महिला को साझे आवास में निवास करने का अधिकार दिया गया है, चाहे इसमें उसका कोई अधिकार, हक या लाभकारी हित है या नहीं है? इसका सही आंसर होगा मित्रों धारा 17 के अंतर्गत यह अधिकार दिया गया है। धारा 17 के अंतर्गत, अर्थात विकल्प नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति इस अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत की जाती है? आपसे पूछा गया है कि जो संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है तो किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? यह धारा 8 के अंतर्गत किया जाता है। अर्थात विकल्प नंबर ए आपका सही होगा कि धारा 8 के अंतर्गत संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 92 कहता है कि इस अधिनियम की कौन से प्रावधान के अधीन सेवा प्रदाता के रूप में राज्य सरकार के साथ पंजीकरण कराया जा सकता है? आपसे उधारा पूछी गई है जिसके अंतर्गत राज्य सरकार के साथ पंजीकरण कराया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा धारा 10 के अधीन। धारा 10 के अधीन पंजीकरण कराया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका कहता है, अगला प्रश्न मजिस्ट्रेट संतुष्ट होने पर कि घरेलू हिंसा हुई है वह व्यथित महिला के पक्ष में वह प्रत्यर्थी के विरुद्ध आवासीय आदेश किस परिस्थिति में पारित कर सकता है? तो वह आदेश पारित कर सकता है। इसका सही उत्तर होगा कि व्यथित व्यक्ति को साझे के निवास से बेदखल करने पर, उसके कब्जे में बाधा डालने पर और साझे आवास को ऋणगत या अंतरित करने पर तथा वैकल्पिक आवास को किराए का भुगतान बंद करने पर, अर्थात उपयुक्त सभी के आधार पर आदेश पारित कर सकता है। अगला प्रश्न आपका कहता है व्यथित व्यक्ति के बालक बालिकाओं को अस्थायी अभिरक्षा का आदेश मजिस्ट्रेट कौन से प्रावधान के तहत दिया जा सकता है? इसका सही विकल्प होगा धारा 21 के तहत दिया जा सकता है। धारा 21 के तहत दिया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका है अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट अंतरिम या एकपक्षीय आदेश किस आधार पर पारित कर सकता है? इसका सही उत्तर होगा मित्रों शपथ पत्र के आधार पर पारित कर सकता है। इसका सही आंसर शपथ पत्र, अर्थात विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है इस अधिनियम के अंतर्गत पारित किया गया आदेश कहां पर प्रवर्तनीय होगा? तो कहां पर प्रवर्तनीय होगा? यह संपूर्ण भारत में प्रवर्तनीय होगा। इसका आंसर होगा संपूर्ण भारत। अगला प्रश्न आपका कहता है सक्षम मजिस्ट्रेट की स्थानीय क्षेत्राधिकारिता की सीमा कहां होगी? जो सक्षम मजिस्ट्रेट है उसकी स्थानीय क्षेत्राधिकारिता की सीमा कहां होगी? तो यह होगी जहां व्यथित व्यक्ति स्थायी या अस्थायी रूप से रहता है या कारोबार करता है या नियोजित रहता है, तथा जहां प्रत्यर्थी रहता है या कारोबार करता है या नियोजित रहता है, तथा वाद हेतु जहां उत्पन्न हुआ है, अर्थात इन तीनों स्थानों पर स्थानीय क्षेत्राधिकारी की सीमा होगी। अगला प्रश्न आपका कहता है इस अधिनियम की धारा 28(1) के अनुसार धारा 18 से 23 के अंतर्गत की जाने वाली कार्यवाहियों में मजिस्ट्रेट द्वारा कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? तो मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय दंड संहिता 1973 अपनाया जाएगा। भारतीय दंड संहिता 1973 अपनाया जाएगा। अगला प्रश्न आपका कहता है अपील सेशन न्यायालय में उस तारीख जिस तारीख को मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया आदेश व्यथित व्यक्ति को प्रत्यर्थी यथास्थिति जो भी वाद में हो को तामील किए जाने के कितने दिन के भीतर की जाएगी? तो आपका इसमें सही आंसर होगा रिक्त स्थान में भरा जाएगा 30 दिन के भीतर, अर्थात विकल्प नंबर बी आपका पूर्णतः सही होगा 30 दिन के भीतर। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 100 कहता है, अगला प्रश्न आपका कहता है
प्रश्न नंबर 100 आपको कहता है प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश का उल्लंघन करने पर उस पर कितनी शास्ति अधिरोपित की जा सकती है, उस पर कितनी शास्ति अधिरोपित की जा सकती है। तो इसका आंसर होगा 1 वर्ष का कारावास या 20,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों आरोपित किया जा सकता है, अर्थात विकल्प नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न कहता है कि इस अधिनियम की धारा 31(1) के अधीन दंडनीय अपराध डॉट 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 है। तो इस प्रकार इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो इसमें भरा जाएगा संज्ञेय और अजमानती, अर्थात संपूर्ण वाक्य बनेगा इस अधिनियम की धारा 31(1) के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय और अजमानती है, संज्ञेय और अजमानती है। अगला प्रश्न आपका कहता है धारा 32(2) के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको जो 4 कथन दिए गए हैं, पूछा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर होगा अभियुक्त की दोष सिद्धि के लिए व्यथित व्यक्ति की एकल साक्ष्य से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अभियुक्त की धारा 31(1) के अधीन अपराध किया है। अगला प्रश्न आपको कहता है कि इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने हेतु अधिसूचना द्वारा कौन नियम बनाने में सशक्त है। तो कौन नियम बनाने में सशक्त है, तो इसमें केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों नियम बनाने में सशक्त हैं। तो इसका उत्तर होगा केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अर्थात विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत संरक्षण तथा निवास हेतु आदेश के अतिरिक्त मजिस्ट्रेट पारित कर सकता है। तो आदेश के अतिरिक्त मजिस्ट्रेट क्या पारित कर सकता है, तो इसका उत्तर होगा मजिस्ट्रेट अभिरक्षा आदेश भी पारित कर सकता है, प्रतिकर आदेश पारित कर सकता है और एक पक्षीय आदेश भी पारित कर सकता है, अर्थात आपका विकल्प नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी आदेश पारित कर सकता है। अगला प्रश्न आपका कहता है अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी खतरनाक उद्योग में काम करने की अनुमति नहीं है। ये प्रश्न कह रहा है कि 14 वर्ष से जो कम आयु के बालक हैं या वयस्क हैं, अवयस्क हैं, उनको किस अनुच्छेद के तहत खतरनाक उद्योग में काम करने की अनुमति नहीं है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 24 के तहत इनको खतरनाक उद्योग में काम करने की अनुमति नहीं होगी। अगला प्रश्न आपका कहता है बच्चे की गवाही है। यहाँ पे जो बच्चे की गवाही है उसको क्या कैसी गवाही है, तो यह केवल तभी अनुमति दी जाती है जब बच्चा प्रश्न को समझ सके, जब बच्चा प्रश्न को समझ सके तभी बच्चे की गवाही दी जा सकती है। अगला प्रश्न आपका कहता है भारतीय विदेश सेवा में महिला कर्मचारी को शादी करने से पूर्व सरकार की अनुमति लेनी होगी। इस नियम को समाप्त किया गया था। यह नियम किसमें समाप्त किया गया था, यह नियम मुथुअम्मा के केस में समाप्त किया गया था। यह नियम जो है मुथुअम्मा केस में समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 108 की सती प्रथा को सर्वप्रथम 1829 में किसके प्रयासों के कारण प्रतिबंधित किया गया था, किसके प्रयासों के कारण प्रतिबंधित किया गया था। तो इसका आपका सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय के प्रयासों से इसको प्रतिबंधित किया गया था, अर्थात विकल्प नंबर सी आपका सही होगा और इसका उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से इसको समाप्त किया गया था। अगला प्रश्न आपका कहता है एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संगठन जो विशेष रूप से बच्चों के अधिकारों को रक्षा करता है उसका नाम क्या है। इसका आंसर होगा यूनिसेफ। यूनिसेफ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है। अगला प्रश्न आपका कहता है बाल कल्याण बोर्ड का गठन के तहत किया गया था। आपसे वो अधिनियम पूछा गया कि किसके तहत बाल कल्याण बोर्ड का गठन किया गया था। तो इसका आंसर होगा बाल अधिनियम 1960, अर्थात बाल अधिनियम 1960 के अंतर्गत बाल कल्याण बोर्ड का गठन किया गया था। अगला प्रश्न आपका कहता है मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 के तहत मुस्लिम पत्नी निम्नलिखित आधारों पर तलाक की मांग कर सकती है। तो तलाक की मांग तब कर सकती है जब पति 4 साल या उससे अधिक समय से लापता हो, तो मुस्लिम पत्नी तलाक की मांग कर सकती है। मित्रों अगला प्रश्न आपका किशोर न्याय या बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत आपराधिक किशोर है। आपराधिक किशोर का अर्थ क्या है। आपसे पूछा गया है कि जो किशोर न्याय है अधिनियम 2000 है उसके अंतर्गत आपराधिक किशोर का अर्थ क्या है। आपराधिक किशोर का अर्थ क्या है, तो आपराधिक किशोर का अर्थ है कि वह किशोर, एक किशोर जिस पर अपराध करने का आरोप है और उसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, उसे आपराधिक किशोर कहते हैं। अर्थात यदि कोई बालक 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है तो उसे आपराधिक किशोर कहा जाएगा। अगला प्रश्न मित्रों आपका प्रश्न नंबर 113 कहता है एमनियो
एमनियोसेंटेसिस टेस्ट क्या है? एमनियोसेंटेसिस टेस्ट क्या है? तो यह एक भ्रूण के स्वास्थ्य और लिंग का निर्धारण करने के लिए परीक्षण है, अर्थात विकल्प नंबर ए आपका सही होगा। ध्यान रखें, इसका उत्तर होगा भ्रूण के स्वास्थ्य और लिंग का निर्धारण करने के लिए परीक्षण है। अगला प्रश्न आपका कहता है अमान्य या अनियमित विवाह के रूप में जाना जाता है। जो अमान्य और अनियमित विवाह के रूप में जाना जाता है उसे फासीद विवाह कहते हैं। कौन सा विवाह कहते हैं? फासीद विवाह कहते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन था, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। आपसे वो तारीख पूछी गई है जब वो कन्वेंशन था संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था, तो इसका आंसर होगा 18 दिसंबर 1979 ईस्वी, 18 दिसंबर 1979। अगला प्रश्न आपका कहता है अभिव्यक्ति क्विक विथ चाइल्ड का अर्थ क्या है? क्विक विथ चाइल्ड का अर्थ पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा गर्भावस्था का चरण जहां भ्रूण की गति को महसूस किया जा सकता है। गर्भावस्था का वह चरण जहां भ्रूण की गति को महसूस किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका कहता है दहेज हत्या की सजा क्या है? अब आपसे दहेज हत्या की सजा पूछा गया है। प्रश्न नंबर 117 आपसे कहता है कि दहेज हत्या की सजा क्या है? तो दहेज हत्या की सजा है, उत्तर इसका होगा कि कम से कम 7 साल कैद या आजीवन कारावास हो सकता है। दहेज हत्या की सजा है आजीवन कारावास या कम से कम 7 साल कैद या आजीवन कारावास। दहेज हत्या की सजा 7 साल कैद या आजीवन कारावास हो सकता है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि आईपीसी की कौन सी धारा एक महिला की सील का अपमान करने के इरादे से संबंधित है? आईपीसी की वो धारा पूछी गई है जिसमें एक महिला के सील का अपमान करने के इरादे से संबंधित है, तो यह धारा आपकी होगी धारा 509। ध्यान रखें, इसका उत्तर होगा धारा 509। अगला प्रश्न आपका कहता है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है? आपसे वह अनुच्छेद पूछा गया है जिसके अंतर्गत पुरुष व महिला दोनों के लिए एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन का प्रावधान करता है, तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 29 डी के तहत, अनुच्छेद 29 डी में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न आपका कहता है एक हिंदू महिला की निर्वसीयत मृत्यु के मामले में यदि 2 या 2 से अधिक वारिस एक साथ संपत्ति के उत्तराधिकारी होते हैं तो वे संपत्ति ले लेंगे, तो वे संपत्ति प्रतिहलचल इसका आंसर होगा, इसका उत्तर होगा प्रतिहलचल। अगला प्रश्न आपका कहता है जहां एक पति अपनी पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाता है और आरोप झूठा है, उसकी पत्नी तलाक के लिए मुकदमा करने और प्राप्त करने के लिए नैतिक है जो है, इसको क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा इसको लियान कहते हैं, इसको कहते हैं लियान कहते हैं। अगला प्रश्न है अवयस्क का वास्तविक अभिभावक है। अब आपसे पूछा गया है कि जो अवयस्क है उसका वास्तविक अभिभावक कौन है? अवयस्क का वास्तविक अभिभावक पूछा गया है, तो अवयस्क का वास्तविक अभिभावक है जो स्वयं अवयस्क के मामले के प्रबंधन अपने हाथों में लेता है, अवयस्क का वास्तविक अभिभावक कहलाता है। तो ध्यान रखें अवयस्क के वास्तविक अभिभावक का जो उत्तर होगा उसमें जो स्वयं अवयस्क के मामलों का प्रबंधन अपने हाथों में लेता है वह अवयस्क का वास्तविक अभिभावक होता है। अगला प्रश्न आपका कहता है बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 के तहत बाल का अर्थ क्या है? जो बाल विवाह है उसके अंदर में बाल का अर्थ पूछा गया है, तो इसका उत्तर होगा कि यदि पुरुष 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की और यदि महिला 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की तो उनको बाल कहा जाएगा, बाल के अंतर्गत रखा जाएगा। अगला प्रश्न आपका कहता है यदि गोद लेने वाली महिला है और गोद लेने वाला व्यक्ति पुरुष है तो दत्तक माता को गोद लेने के लिए जाने वाले व्यक्ति कितने वर्ष बड़ा होना चाहिए? दत्तक माता को कितने वर्ष बड़ा होना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा 21 वर्ष, कम से कम 21 वर्ष बड़ा होना चाहिए। अगला प्रश्न आपका कहता है राज्य महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, तो राज्य महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, तो इसका उत्तर होगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(3) के अनुसार यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है कि राज्य महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अगला प्रश्न आपका कहता है मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट के अनुसार एक महिला मैटरनिटी बेनिफिट्स के लिए पात्र होने के लिए कितने दिनों तक एक प्रतिष्ठान में काम करना पड़ सकता है? कितने दिनों तक एक प्रतिष्ठान में काम करना पड़ सकता है? तो इसका उत्तर होगा पिछले 12 महीनों में 80 दिन तक काम करना पड़ सकता है, पिछले 12 महीनों में 80 दिन तक काम करना पड़ सकता है, काम करना पड़ता है। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 127 कहता है कि निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मामले ने वर्ष 1983 के आपराधिक कानून में संशोधन किया था? तो आपका वो मामला पूछा गया है जिसमें 1983 में आपराधिक कानून में संशोधन किया गया था, तो इसका आंसर होगा तुकाराम बनाम
तुकाराम और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, तुकाराम और अन्य बनाम महाराष्ट्र के मामले में। अगला प्रश्न आपका कहता है मुस्लिम महिलाएं विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अपराधीकरण। तो मुस्लिम महिलाएं विवाह पर अधिकारों का संरक्षण और अपराधीकरण क्या है? तो तलाके बिद्दत कहलाता है, तलाके बिद्दत है। ये क्या है? तलाके बिद्दत है। अगला प्रश्न आपका कहता है अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 की धारा 4 के अनुसार नाबालिग वैश्या की कमाई पर जीवन यापन करने वाले व्यक्ति को कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? जो ऐसा व्यक्ति है जो नाबालिग वैश्या की कमाई पर जीवन यापन करता है उसके लिए कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? तो इसका उत्तर होगा कम से कम 7 वर्ष की अवधि के लिए कारावास और 10 वर्ष से अधिक नहीं होगा, अर्थात कम से कम 7 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष की सजा होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट का उद्देश्य है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होगा पंजीकृत चिकित्सक द्वारा कुछ गर्भधारण की समाप्ति और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए, उससे संबंधित मामले का उपबंध करने के लिए, अर्थात विकल्प नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि मुस्लिम कानून के तहत 3 तलाक की अवधारणा है। तो इसका उत्तर होगा कि मुस्लिम कानून के तहत 3 तलाक की अवधारणा है तो यह ज्यादातर तलाक को अस्वीकृत रूप है, यह ज्यादातर तलाक का अस्वीकृत रूप है। अगला प्रश्न कहता है यदि एक हिंदू महिला अपने 2 बच्चों और अपने माता पिता को छोड़कर निर्वसियत मर जाती है तो उसकी संपत्ति का बंटवारा किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा उसके बच्चों में समान रूप से संपत्ति का बंटवारा किया जाता है, उसके बच्चों में समान रूप से संपत्ति का बंटवारा किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है किस अधिनियम के तहत एक महिला अपने अभिभावकों द्वारा क्रूरता के अधीन होने पर सुरक्षा की मांग कर सकती है? आपसे वह अधिनियम पूछा गया है जिसके अधीन एक महिला सुरक्षा की मांग कर सकती है। तो ये घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, अर्थात इसका उत्तर होगा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, अर्थात विकल्प नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न कहता है यदि एक ईसाई महिला अपने पति की निर्वसियत संपत्ति के से उत्तराधिकार का दावा करना चाहती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कानून लागू होता है? तो निम्न में से कौन सा कानून लागू होता है? तो इसमें से लागू होता है, इसका उत्तर होगा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम का कानून लागू होता है। अगला प्रश्न आपका कहता है भारतीय संविधान के तहत महिलाओं और बच्चों के लिए निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष प्रावधान किए जाते हैं? यह आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी हम इस प्रश्न को पढ़ चुके हैं कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान अनुच्छेद 15(3) के तहत अनुच्छेद 15(3) के तहत किए जाते हैं, अनुच्छेद 15(3) के तहत विशेष प्रावधान किए जाते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि जब सती आयोग रोकथाम अधिनियम 1987 की धारा 4 के अंतर्गत किसी अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाता है तो अपराध न करने के सबूत का भार निम्नलिखित में से किस पर होता है? तो निम्नलिखित में से किस पर होता है? तो अपराध न करने के सबूत का भार गवाह पर होता है, अपराध न करने का भार गवाह पर होता है। अगला प्रश्न कहता है यौन उत्पीड़न में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शामिल है? तो यौन उत्पीड़न में कौन सा कार्य शामिल है? किसी महिला के गुणों के आधार पर उसको पुरस्कार के लिए चुनना या यौन संबंध के बदले पदोन्नति या वृद्धि की पेशकश करना। यौन उत्पीड़न सम्मिलित है किसी महिला को उसके गुणों के आधार पर पुरस्कार के लिए चुनना। अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों की पदावधि होगी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों की पदावधि 3 वर्ष होगी, इसका उत्तर होगा 3 वर्ष, विकल्प नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि विशेष परिस्थितियों में अदालत विज्ञापन के माध्यम से दहेज देने के अपराध के, फिर आपको रिक्त स्थान दिया गया है, पूछा गया है कि महीने तक के कारावास की सजा दे सकती है। आपसे महीने पूछे गए हैं कि कितने महीने विशेष परिस्थितियों में अदालत विज्ञापन के माध्यम से दहेज देने के अपराध के लिए कितने महीने तक के कारावास की सजा दे सकती है? तो इसका उत्तर होगा 6 महीने तक के कारावास की सजा दे सकती है, इसका उत्तर होगा 6 महीने तक के कारावास की सजा दे सकती है, 6 महीने तक की कारावास की सजा दे सकती है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 140, प्रश्न नंबर 140 आपका कहता है, प्रश्न नंबर 41 कहता है स्वास्थ्य में एक वयस्क महिला की गर्भावस्था से के चिकित्सीय समापन MTP के लिए निम्नलिखित में से किसकी सहमति अनिवार्य है? तो इसका उत्तर होगा केवल संबंधित महिला की सहमति अनिवार्य है। अगला प्रश्न आपका कहता है यदि कोई महिला घरेलू कामगार अपने नियोक्ता के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराती है तो निम्नलिखित में से कौन सा निवारण प्रदान कर सकता है? तो इसका उत्तर होगा आंतरिक शिकायत निवारण समिति। कौन निवारण प्रदान कर सकता है? तो आंतरिक शिकायत समिति इसका निवारण प्रदान कर सकती है। अगला प्रश्न आपका कहता है महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूप के उन्मूलन पर कन्वेंशन
CEDAW संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। तो यह कब अपनाया गया था? यह 1979 ईस्वी में अपनाया गया था। 1979 ईस्वी में अपनाया गया था। अगला प्रश्न आपका कहता है NCW का मतलब क्या है? तो इसका उत्तर होगा NCW का मतलब राष्ट्रीय महिला आयोग। NCW का मतलब होता है राष्ट्रीय महिला आयोग। अगला प्रश्न आपका कहता है निम्नलिखित में से कौन कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के अनुसार यौन उत्पीड़न का गठन करता है? तो इसका उत्तर होगा अवांछित शारीरिक संपर्क और आगे बढ़ना या अवांछित यौन रूप से संगीन टिप्पणियां इसके अंतर्गत गठन करता है, यौन उत्पीड़न के अंतर्गत गठन करता है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि प्रश्न नंबर 145 कि एक परिवार न्यायालय के पास आधिकारिकता का प्रयोग नहीं होगा। एक परिवार न्यायालय के पास आधिकारिकता का प्रयोग नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा सत्र न्यायालय, सत्र न्यायालय। अगला प्रश्न आपको कहता है अगर मुंबई में अपराध किया जाता है तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत कौन सा न्यायालय अपराध की सुनवाई करेगा? तो यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, इसका आंसर होगा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई करेगा। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई करेगा। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 147 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किए गए अपराध का विचारण किसके द्वारा किया जाएगा? जो 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनके द्वारा यदि अपराध किया जाता है तो उसका विचारण किसके द्वारा किया जाएगा? तो उसका विचारण किया जाएगा किशोर न्याय बोर्ड द्वारा। तो इसका उत्तर होगा किशोर न्याय बोर्ड, अर्थात विकल्प नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 के तहत किया गया अपराध नहीं होगा। तो यह अपराध नहीं होगा, गैर संज्ञेय अपराध नहीं होगा, यह गैर संज्ञेय अपराध नहीं होगा। अगला प्रश्न आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन लिंग आधारित हिंसा नहीं है? आपको 4 हिंसा दी गई हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं। कहता है इनमें से कौन सा लिंग आधारित हिंसा नहीं है? तो इसमें से आपका होगा गैर इरादतन हत्या। गैर इरादतन हत्या लिंग आधारित हिंसा नहीं है। अगला प्रश्न आपका कहता है एक महिला जो कभी उसकी पत्नी नहीं रही के साथ बलात्कार करने के दोषी व्यक्ति के लिए न्यूनतम और अधिकतम दंड क्या है? तो न्यूनतम और अधिकतम दंड क्या है? तो इसका उत्तर होगा कि न्यूनतम 7 साल की कैद और अधिकतम मौत की सजा। अगला प्रश्न आपका कहता है CEDAW का अर्थ है। तो CEDAW का अर्थ क्या है? तो CEDAW का अर्थ है महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन। महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन। अगला प्रश्न कहता है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार पुरुषों के लिए विवाह योग्य आयु कितने वर्ष है और महिलाओं के लिए विवाह योग्य आयु रिक्त स्थान वर्ष है। इसका सही आंसर होगा 21 और 18, अर्थात पुरुषों के लिए विवाह योग्य आयु जो है वो 21 वर्ष है और महिलाओं के लिए विवाह योग्य आयु 18 वर्ष है। अगला प्रश्न कहता है NCW का अर्थ है। तो NCW का अर्थ है राष्ट्रीय महिला आयोग। NCW का अर्थ है राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। अगला प्रश्न आपका कहता है कि इनमें से कौन भारत में स्वतंत्रता पूर्व काल में प्रचलित एक सामाजिक बुराई थी और भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे समाप्त कर दी गई थी? तो इसका उत्तर होगा सती प्रथा। सती प्रथा ही ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश भारत के दौरान सामाजिक बुराई थी जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा समाप्त कर दी गई थी। अगला प्रश्न आपका कहता है भारत का संविधान 1950, भारत का संविधान 1950 महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस आधार पर करता है? तो इसका उत्तर होगा उचित वर्गीकरण। उचित वर्गीकरण के आधार पर आरक्षण का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न आपका कहता है वैध पारसी विवाह के लिए समारोह अनिवार्य है। इसके लिए कौन सा समारोह अनिवार्य है? इसका उत्तर होगा बपतिस्मा समारोह अनिवार्य होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है भारत में एक अजन्मे बच्चे का प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण कानूनी रूप से, तो इसका उत्तर होगा कानूनी रूप से बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। कानूनी रूप से इसकी बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। कानूनी रूप से इसकी बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 158 कहता है भारतीय दंड संहिता 1960 की धारा 498 एक के अनुसार पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा किसी महिला को दहेज के लिए कोई क्रूरता या प्रताड़ना के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो आपका ये विकल्प होगा, इसका उत्तर होगा कि एक गैर जमानती अपराध है जिसमें 3 साल तक की कैद और जुर्माना है, जिसमें 3 साल तक की कैद और जुर्माना है। अगला प्रश्न आपका कहता है गैर चिकित्सीय आपात स्थिति के मामले में गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति यहां की जा सकती है। तो गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति कहां की जा सकती है? तो सरकार द्वारा गठित जिला समिति द्वारा अधिकृत स्थान पर ही किया जा सकता है, अर्थात विकल्प नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है स्वस्थ स्वास्थ्य में एक वयस्क महिला की गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति
एमटीपी के लिए जिसका निम्नलिखित में से सहमति अनिवार्य है। तो एमटीपी के लिए किसकी सहमति अनिवार्य है? तो केवल संबंधित महिला की सहमति अनिवार्य है। इसका उत्तर होगा केवल संबंधित महिला की सहमति अनिवार्य है। केवल संबंधित महिला की सहमति अनिवार्य है। अगला प्रश्न आपका कहता है यदि किसी महिला की गर्भावस्था पहली तिमाही 12 सप्ताह के भीतर है तो गर्भावस्था की चिकित्सीय समापन एमटीपी के लिए इसका उत्तर होगा एक चिकित्सक की राय आवश्यक है। अगर गर्भावस्था पहली तिमाही 12 सप्ताह के भीतर है तो एक चिकित्सक की राय आवश्यक है। एक चिकित्सक की राय आवश्यक है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि यदि महिला की गर्भावस्था 12 सप्ताह से अधिक है और 20 सप्ताह तक है तो गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन एमटीपी के लिए तो इसका उत्तर होगा 2 चिकित्सकों की राय आवश्यक है। ध्यान दें, यदि 12 सप्ताह से कम है तो एक चिकित्सक की राय, और यदि 12 सप्ताह से अधिक व 20 सप्ताह से कम है तो 2 चिकित्सकों की राय एमटीपी के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है इस बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि क्या किसी विशिष्ट महिला ने अतीत में किसी अस्पताल में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी या गर्भपात की है। तो इसका उत्तर होगा कोई भी जानकारी तक नहीं पहुंच सकता है। अगला प्रश्न कहता है भारत में एक अजन्मे बच्चे का प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण कानूनी रूप से है तो कानूनी रूप से इसकी बिल्कुल अनुमति नहीं मिलती है। इसका उत्तर होगा कि बिल्कुल अनुमति नहीं है। अगला प्रश्न कहता है भारतीय कानून के अनुसार किसी कारखाने में रोजगार के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? तो रोजगार के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? तो 14 साल। रोजगार के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 14 वर्ष रखी गई है। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 166 आपको कहता है कि किसी व्यक्ति के आयु समूह का वर्णन करने के लिए कई वाक्यांश जैसे नाबालिग, प्रमुख, बच्चे, किशोर, वयस्क का उपयोग किया जाता है। तो 15 वर्ष की आयु के व्यक्ति को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा 15 वर्ष के आयु के बच्चे को बच्चा या किशोर कहकर वर्णित किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका कहता है अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा दंडनीय अपराध नहीं है? तो इसका उत्तर होगा कि एक निजी स्थान पर वेश्यावृत्ति और किसी भी सार्वजनिक स्थान से पर्याप्त दूर है तो यह एक दंडनीय अपराध नहीं है, अर्थात विकल्प नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 के अनुसार प्रथम अपराध पर अपने परिसर को वेश्यावृत्ति के लिए उपयोग करने की अनुमति देने के लिए क्या दंड है? इसके लिए दंड है 2 साल तक की कैद और जुर्माना, अर्थात विकल्प नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 के अनुसार प्रथम अपराध पर वेश्यावृत्ति के लिए किसी वयस्क व्यक्ति को प्राप्त करने, प्रेरित करने या लेने के लिए क्या दंड है? इसके लिए क्या दंड है? तो इसके लिए दंड है 3 से 7 साल तक कठोर कारावास और जुर्माना। क्या दंड है? उसका उत्तर होगा 3 से 7 साल कठोर कारावास और जुर्माना। अगला प्रश्न आपका कहता है अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 के अनुसार वेश्यावृत्ति के लिए बच्चे को प्राप्त करने, प्रेरित करने या लेने के लिए क्या दंड है? तो इसका उत्तर होगा 7 साल के कठोर कारावास से आजीवन कारावास और जुर्माना। क्या होगा? 7 साल से कठोर कारावास या आजीवन कारावास और जुर्माना। अगला प्रश्न आपका कहता है कि एक विशिष्ट नौकरी के लिए न्यूनतम मजदूरी है। जो एक विशिष्ट नौकरी है उसके लिए न्यूनतम मजदूरी किस पर निर्भर करती है? तो इसका उत्तर होगा लिंग से स्वतंत्र यदि कार्य समान है। इसका उत्तर होगा लिंग से स्वतंत्र यदि कार्य समान है। अगला प्रश्न आपका कहता है अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक तस्करी करने वाला पुलिस अधिकारी कर सकता है। एक तस्करी करने वाला पुलिस अधिकारी कर सकता है तो इसका उत्तर होगा बिना किसी तलाशी वारंट के आरोपी के परिसर की तलाशी लेना, लेकिन 2 सम्मानित गवाहों के साथ। ध्यान दें, बिना किसी तलाशी वारंट के आरोपी के परिसर की तलाशी ली जा सकती है लेकिन 2 सम्मानित गवाहों के साथ। अगला प्रश्न आपको कहता है भारतीय संविधान के तहत छुआछूत का अंत किया गया है। आपसे वो अनुच्छेद पूछा गया है जिसके तहत भारत में छुआछूत का अंत किया गया है तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में छुआछूत के अंत का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 174 आपका कहता है कि हरि का मानना है कि सुषमा ढीले चरित्र की है। वह उसे अश्लील इशारे और टिप्पणी करता है, हालांकि उसने उसे कभी नहीं छुआ। सुषमा की हिम्मत नहीं, जवाबी कार्यवाही। सुषमा अनुसूचित जाति की है और हरि को इसकी जानकारी है। क्या हरि का कृत्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय है? तो इसका उत्तर होगा हाँ, यह दंडनीय है।
अगला प्रश्न आपका कहता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के 2015 संशोधन में शामिल नए अपराध में हैं, तो इसका उत्तर होगा जादू टोना करने या डायन होने के आरोप में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को शारीरिक नुकसान या मानसिक पीड़ा देना इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न आपका कहता है अनुसूचित जनजाति और अन्य पारस्परिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत उपमंडल स्तर पर समितियां और जिला स्तरीय समितियां वन अधिकारों के निहित के लिए हैं, तो इसका उत्तर होगा प्रत्येक में कम से कम एक महिला सदस्य होनी चाहिए, प्रत्येक में कम से कम एक महिला सदस्य होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपका कहता है कि महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव CEDAW के उन्मूलन पर कन्वेंशन को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था, तो कब अपनाया गया था? तो यह सन 1979 ईस्वी में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? सन 1979 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपका कहता है भारत में महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव CEDAW के उन्मूलन पर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए, तो हस्ताक्षर किए गए 1980 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपका कहता है भारत में महिलाओं के प्रति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भेदभाव के सभी पहलुओं को संबोधित करने वाला एक व्यापक भेदभाव विरोधी कानून कौन सा है? तो व्यापक विरोधी कानून, ऐसा कोई कानून भारत में नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है जो व्यापक तौर पर विरोधी हो। अगला प्रश्न आपका कहता है महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन पर घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी, तो किस सन में घोषणा की गई थी? तो इसका उत्तर होगा 1993 में, सन 1993 में घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न आपका कहता है महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा द्वारा अपनाई गई महिलाओं के खिलाफ हिंसा की परिभाषा में शामिल है। कह महिलाओं के खिलाफ हिंसा की परिभाषा में शामिल है, तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा की परिभाषा में कौन शामिल है? तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा की परिभाषा में शामिल है घरेलू हिंसा भी और केवल राज्य द्वारा की गई या माफ की गई हिंसा भी, दोनों शामिल है, अर्थात विकल्प नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है महिलाओं और घरेलू हिंसा के खिलाफ हिंसा को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो सन 2011 में हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न आपका कहता है काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन घरेलू हिंसा के बारे में निम्नलिखित सभी को मान्यता देता है सिवाय इसके, तो इसका उत्तर होगा परिवार और घरेलू इकाई के भीतर आर्थिक हिंसा घरेलू हिंसा नहीं है, आर्थिक हिंसा घरेलू हिंसा नहीं है। अगला प्रश्न कहता है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार व संवैधानिक उपचार के आधार के अलावा निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भी है जैसा कि वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा दिया गया है? तो इसका उत्तर होगा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत भी ही आता है। ध्यान दें मित्रों, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न कहता है एनसीडब्ल्यू का अर्थ है, फिर आपका रिपीटेड प्रश्न है एनसीडब्ल्यू का अर्थ है, तो एनसीडब्ल्यू का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग। एनसीडब्ल्यू का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग। एनसीडब्ल्यू का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग। अगला प्रश्न आपका कहता है राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन हो सकता है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन हो सकता है? तो इसका उत्तर होगा केंद्र सरकार द्वारा नामित व्यक्ति हो सकता है। कौन हो सकता है? केंद्र सरकार द्वारा नामित व्यक्ति। अगला प्रश्न आपका कहता है 2002 में संविधान के 86वें संशोधन में निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया था? तो इसका उत्तर होगा माता पिता या अभिभावक अपने बच्चे या जैसा भी मामला हो 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बीच शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए, तो क्या जोड़ा गया था कि शिक्षा का अधिकार, शिक्षा के लिए समान अवसर, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको शिक्षा देना आवश्यक रूप से अनिवार्य किया गया था। यह आपका मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत शामिल किया गया था सन 2002 में 86वें संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 188 कहता है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 लागू होता है। यह लागू होता है एक स्त्री पर। किस पर लागू होता है? यह एक स्त्री पर लागू होता है। यह एक स्त्री पर लागू होता है। अगला प्रश्न आपका कहता है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 लागू होता है, तो यह संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में लागू होता है। इसका उत्तर होगा संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों पर लागू होता है और यह केवल स्त्री पर लागू होता है। अगला प्रश्न कहता है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 प्रत्येक संगठन को यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के लिए एक समिति बनाने का आदेश देता है। महिला कर्मचारी द्वारा दायर की गई है। इस समिति को कहा जाता है, तो इस समिति को कहा जाता है आंतरिक शिकायत समिति। क्या कहा जाता है मित्रों? इसको कहा जाता है आंतरिक शिकायत समिति। इसका उत्तर होगा
आंतरिक शिकायत समिति। अगला प्रश्न कहता है यदि कोई महिला घरेलू कामगार अपने नियोक्ता के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराती है तो निम्नलिखित में से कौन सा निवारण प्रदान कर सकता है? तो इसका उत्तर होगा स्थानीय शिकायत समिति। कौन निवारण कर सकता है? स्थानीय शिकायत समिति। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के अनुसार यौन उत्पीड़न का गठन करता है? तो इसका उत्तर होगा अवांछित शारीरिक संपर्क और आगे बढ़ना या वांछित यौन टिप्पणी करना। विकल्प नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न कहता है क्या यौन उत्पीड़न की घटना के बारे में जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति शिकायत समिति को शिकायत कर सकता है? इसमें पूछा गया कि क्या कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है? तो इसका उत्तर होगा हाँ, केवल शिकायतकर्ता की लिखित सहमति हो। अगर शिकायतकर्ता की लिखित सहमति है तो कोई भी शिकायत दर्ज कर सकता है। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 194 आपका कहता है भारतीय संसद द्वारा पारित सभी अधिनियमों को प्रकाशित किया जाना चाहिए। तो सभी अधिनियम को प्रकाशित किया जाना चाहिए तो इसका उत्तर होगा भारत के राजपत्र पर। अगला प्रश्न आपका कहता है दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार जब किसी व्यक्ति पर दहेज लेने या उसे उकसाने के लिए मुकदमा चलाया जाता है तो यह साबित करने का भार कि उसने अपराध नहीं किया किस पर होता है? तो यह इसका उत्तर होगा कि जिस व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाता है तो इसको साबित करने का भार कि उसने अपराध नहीं किया उसी व्यक्ति पर होता है, जिस व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रासंगिक नहीं है? ध्यान रखें मित्रों, कार्यस्थल प्रासंगिक नहीं है। अगला प्रश्न आपका कहता है कोई भी बाहरी व्यक्ति जैसे पड़ोसी या दोस्त जो घरेलू हिंसा के मामले की रिपोर्ट संबंधित सूचना अधिकारी को, संबंधित सुरक्षा अधिकारी को सद्भाव पूर्वक देता है तो यह कौन सा दायित्व है? यह कोई दायित्व नहीं है। ध्यान रखें, इसका उत्तर होगा कि कोई दायित्व नहीं है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 198 आपका कहता है कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज लेने देने या मांगने या स्वीकार करने पर क्या सजा है? तो इसका उत्तर होगा इसका सजा है 6 महीने तक की कैद और 5,000 रुपए तक का जुर्माना। ध्यान रखें मित्रों, दहेज लेने देने या मांगने पर 6 महीने तक की कैद और 5,000 रुपए तक का जुर्माना है। अगला प्रश्न कहता है आईपीसी की धारा 304 बी के अनुसार यदि किसी महिला की शादी के एक्स वर्ष मतलब किसी वर्ष, यहाँ पे आपसे एक्स का मान ही पूछा गया है कि कितने वर्ष के भीतर असमान परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है तो इसे दहेज मृत्यु कहा जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा यदि 7 साल के भीतर उसकी मृत्यु हो जाती है असमान परिस्थितियों में तो इसको दहेज मृत्यु कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका आईपीसी की धारा 498(1) के अनुसार पति या उसके रिश्तेदार द्वारा किसी महिला को दहेज के लिए किसी भी तरह की क्रूरता है तो किसी भी तरह की क्रूरता क्या है? यह एक गैर जमानती अपराध है जिसमें 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। अगला प्रश्न आपका कहता है आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम के अनुसार व्योरिज्म एक अपराध है और इसका अर्थ है, तो इसका अर्थ कह रहा है कि इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है एक निजी, इसका अर्थ है, इसका उत्तर होगा कि एक निजी कृत्य में लगी महिला की छवियों को देखना और कैप्चर करना। निजी कृत्य में लगी महिला की छवियों को देखना और उनको कैप्चर करना है। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 202 आपका कहता है कि निम्नलिखित प्रतिष्ठान जिसमें 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं मातृत्व लाभ के अंतर्गत नहीं है। तो मातृत्व लाभ के अंतर्गत नहीं है, इसका विकल्प होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो आपको विकल्प दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न आपका कहता है मातृत्व लाभ अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित स्थिति में मातृत्व लाभ लागू नहीं होते हैं। तो कब मातृत्व लाभ लागू नहीं होते हैं? इसमें भी दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, क्योंकि ये जो दिए गए विकल्प हैं इन्हें मातृत्व लाभ लागू होते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है जुबीना पिछले 8 महीने से एक निजी अस्पताल में अस्थायी कार्यालय कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। दुर्भाग्य से उसका गर्भपात हो जाता है और वह 4 सप्ताह की छुट्टी लेती है। मातृत्व लाभ अधिनियम के अनुसार इस अवधि के लिए वह हकदार है। तो इसका उत्तर होगा छुट्टी और पूर्ण वेतन दोनों की हकदार है। ध्यान रखें, इसमें वह छुट्टी और पूर्ण वेतन दोनों की हकदार होगी। अगला प्रश्न आपका कहता है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 लागू होता है। तो इसका उत्तर होगा संपूर्ण भारत पर। यह कहां लागू होता है? यह संपूर्ण भारत पर लागू होता है। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 206 आपका कहता है
कि राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में महिलाओं को रोजगार लेने से रोकने या प्रतिबंधित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पारित कोई भी कानून या कार्यवाही का उल्लंघन करता है मौलिक अधिकार का पालन करना, तो इसका उत्तर होगा समानता का अधिकार। इसका उत्तर होगा समानता का अधिकार। अगला प्रश्न आपका कहता है कोई चिकित्सीय आपात स्थिति न होने पर गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन एमटीपी हो सकता है। एमटीपी कब हो सकता है? किसी भी स्थान पर जहां एक पंजीकृत चिकित्सक मौजूद है नहीं, यहाँ एमटीपी हो सकता है कि सरकार द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा अधिकृत स्थान पर। कहां पे हो सकता है? सरकार द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा अधिकृत स्थान पर, अर्थात विकल्प नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है एक माह के लिए लागू नर्सिंग ब्रेक जो मातृत्व अवकाश का लाभ उठाकर अपने कर्तव्यों पर वापस आ गई है जब तक कि बच्चा 15 महीने की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, तो वह क्या है? नियमित अंतराल आराम की अवधि को छोड़कर काम के घंटों के दौरान 2 ब्रेक, काम के घंटों के दौरान 2 ब्रेक ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है निम्नलिखित में से कौन बलात्कार के कृत्य के योग्य नहीं है? तो आपको जो दिए गए विकल्प हैं उनमें से पूछता है कौन सा बलात्कार के कृत्य के रूप में योग्य नहीं है। इसका उत्तर होगा पत्नी के साथ या उसकी सहमति के बिना यौन संबंध रखना। उसकी सहमति से यौन संबंध रखता है तो यह बलात्कार के योग्य नहीं होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि भारतीय कानून के अनुसार विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारतीय कानून के अनुसार विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका उत्तर होगा महिलाओं के लिए 18 वर्ष व पुरुषों के लिए 21 वर्ष। न्यूनतम आयु क्या है? महिलाओं के लिए 18 वर्ष व पुरुषों के लिए 21 वर्ष। अगला प्रश्न आपका कहता है उस महिला के साथ बलात्कार करने के दोषी व्यक्ति के लिए न्यूनतम और अधिकतम सजा क्या है जो कभी उसकी पत्नी नहीं रही? तो इसका उत्तर होगा कम से कम 7 साल और अधिकतम मौत की सजा। ध्यान रखें, कम से कम 7 साल और अधिकतम मौत की सजा। अगला प्रश्न कहता है बेओरिज्म के दोषी व्यक्ति के लिए प्रथम अपराध पर दंड है, तो प्रथम अपराध पर कितना दंड है? तो इसका उत्तर होगा 1 से 3 साल की कैद। ध्यान रखें, 1 से 3 साल की कैद। अगला प्रश्न आपको कहता है पहली बार अपराध करने पर किसी महिला का पीछा करने की सजा है, तो पहली बार अपराध करने या महिला का पीछा करने की सजा क्या है? तो इसका उत्तर होगा 3 साल तक कारावास। अगला प्रश्न आपका कहता है कि महिलाओं के अधिकारों से वंचित करने जैसे मामलों में एनसीडब्ल्यू के पास एक दीवानी अदालत की शक्तियां हैं, तो इसमें से सब हाँ या ना में पूछा गया है कि क्या एक दीवानी अदालत की शक्तियां हैं? तो इसका उत्तर होगा कि हाँ, एक दीवानी अदालत की शक्तियां हैं। एक दीवानी अदालत की शक्तियां हैं। अगला प्रश्न आपका अगला कहता है कि क्या निम्नलिखित यौन उत्पीड़न का कार्य हो सकता है निहित मांग के साथ एक अप्रत्यक्ष टिप्पणी या यौन पक्ष से अनुरोध पर है? तो इसका उत्तर होगा हाँ। अगला प्रश्न आपका कहता है यौन उत्पीड़न के मामले में शिकायत और जांच कार्यवाही का कोई भी विवरण जिसमें शिकायतकर्ता की पहचान हो सकती है जनता के सामने प्रकट नहीं किया जा सकता है, तो यह कथन आपका बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न कहता है अगर यौन उत्पीड़न की शिकायत झूठी या दुर्भाग्यपूर्ण पाई जाती है तो शिकायत समिति क्या कार्यवाही करती है? तो इसका उत्तर होगा कि समिति नियोक्ता को सेवा नियमों के अनुसार शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए कार्यवाही की सिफारिश करती है। अगला प्रश्न कहता है कि क्या आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 में पीछा करने को आपराधिक कृत्य माना गया है? तो हाँ, बिल्कुल माना गया है। इसको एक पीछा करना किसी का आपराधिक कृत्य माना गया है। अगला प्रश्न कहता है आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 के अनुसार जब पीड़िता द्वारा उसके खिलाफ किए गए यौन उत्पीड़न या बलात्कार के अपराध के बारे में जानकारी दी जाती है तो जानकारी केवल महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज की जाती है। यह कथन भी आपका पूर्णतया सत्य है कि जब जानकारी दी जाती है तो यह जानकारी महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही दर्ज की जाती है। ये सत्य और असत्य कथन पूछे गए हैं, यदि भी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। अगला प्रश्न आपका कहता है अनुच्छेद फिर डाट के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को खतरनाक उद्योग में काम करने की अनुमति नहीं देता है, तो आपका अनुच्छेद 24 नहीं देता है। अनुच्छेद 24 में प्रावधान करता है कि किसी भी बच्चे को खतरनाक उद्योग में काम करने की अनुमति नहीं है यदि उसकी उम्र 14 वर्ष से कम है। अगला प्रश्न कहता है बच्चे की गवाही है, तो बच्चे की गवाही क्या है? केवल तभी अनुमति दी जाती है जब वह सभी प्रश्नों का उत्तर दे सके, जब वह सभी प्रश्नों को समझ सके। तभी गवाही मानी जाती है जब वह बच्चा सभी प्रश्नों को समझ सके। अगला प्रश्न आपका कहता है भारतीय विदेश सेवा में महिला कर्मचारी को शादी करने से पहले सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी, निम्न में से इस मामले पर इस नियम को समाप्त कर दिया गया था। ये सारे रिपीटेड प्रश्न आपके फिर से शुरू हो गए, रिपीटेड प्रश्न है, तो इसका उत्तर होगा मुथुअम्मा केस में। मुथुअम्मा केस में। अगला प्रश्न आपका कहता है सती प्रथा को सर्वप्रथम 1929 ईस्वी में किसके प्रयासों के कारण प्रतिबंधित किया गया? तो इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय।
अगला प्रश्न आपका कहता है एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संगठन जो विशेष रूप से बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना चाहता है, तो इसका आंसर होगा जो बच्चों की रक्षा करना चाहता है, अंतरराष्ट्रीय संगठन जो बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना चाहता है, जो बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना चाहता है, तो इसका आंसर होगा जो बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना चाहता है, तो इसका आंसर मित्रों चलिए इसका आंसर होगा यूनिसेफ, अर्थात विकल्प नंबर बी आपका सही होगा, यूनिसेफ। अगला प्रश्न आपका कहता है बाल कल्याण बोर्ड गठन के अंतर्गत किया गया था, तो बाल कल्याण बोर्ड बाल अधिनियम 1960 के अंतर्गत किया गया था। ये सारे रिपीटेड प्रश्न हैं, इनको हम अभी